स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने कल्पना की है कि आप किसी जहाज़ में बीच समुंदर में हैं, अचानक जहाज़ एक तूफ़ान के बीच में फंस जाए और जहाज़ डूबने वाला हो, तब आप क्या करेंगे? सोच के ही डर लगता है ना। अगर उस जहाज़ में, उस शिप में आप लोगों के साथ आप लोगों का पूरा परिवार हो तो बात और डरावनी हो जाती है। तो मैं इस शिप, इस समुद्र और इस परिवार की बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको आपकी पुस्तक वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर नामक चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कुछ इसी प्रकार के अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप किसी शिप में समुद्र के बीचों बीच में फंसे हो तो आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल। लेट्स गो टू आवर क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये हॉर्नबिल जो कक्षा 11 की रीडर बुक है, ये उसका सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है कि कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी शिप और अपने पूरे परिवार के साथ बीच समुद्र के बीच में तूफ़ानों के बीच में फंस जाए तो उसे कैसे काम करना चाहिए, कितनी हिम्मत से काम करना चाहिए। इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the route round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook in July 1976। मतलब इसमें जो नरेटर है वो कहता है कि 1976 जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की थी, एंड आई और मैं यानी कि नरेटर स्वयं सेट ए सेल फ्रॉम द प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और हम लोगों ने एक यात्रा करने का निर्णय किया जो कि प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू होती थी, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज, मतलब पूरे संसार की, पूरे विश्व की समुद्री यात्रा करने का। वोयाज का मतलब यहाँ पे समुद्री यात्रा होता है। समुद्री यात्रा करने का निर्णय लिया जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा पहले की जा चुकी थी। उसी यात्रा को, उसी रूट को हम लोगों ने फिर से अपनाने का निर्णय लिया कि हम लोग उसी रूट पे फिर से एक बार संसार की यात्रा करेंगे जिस रूट पर 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने यात्रा की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय तक, मैरी एंड आई, मैरी और मैंने, यानी कि मैरी जो नरेटर की पत्नी थी और नरेटर ने स्वयं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन जो कि 37 वर्ष का एक व्यापारी था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। हम लोगों ने इस यात्रा के सपने देखे थे और ये इसकी तैयारी भी की थी। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैव स्पेंट ऑल आवर लीजरीज टाइम होनिंग आवर सीफारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। और पिछले 16 सालों तक हमने अपना सारा खाली समय, स्पेंट ऑल आवर लीजरी टाइम, अपना सारा खाली समय जलयान यानी जो शिप होती है उसकी जानकारी को इकट्ठा करने में और उसके उपकरणों का प्रयोग करने में बिता दी थी इन ब्रिटिश वाटर। ब्रिटिश वाटर मतलब ब्रिटिश जो क्षेत्र होता है, ब्रिटेन क्षेत्र होता है, ब्रिटेन क्षेत्र के आसपास के समुद्री इलाकों में हमने अपने पिछले 16 सालों के सारी खाली समय को इन्हीं शिप पर और शिप के संबंधी जो उपकरण होते हैं उनके प्रयोग करने पर हम लोगों ने सारा खाली समय अपना बिता दिया था। आवर बोट वेव वाकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हडल्ड ब्यूटी। आवर बोट, हमारी नाव, वेव वाकर, हमारी नाव जिसका नाम वेव वाकर था, ए 23 मीटर जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हडल्ड ब्यूटी जो कि 30 टन वजनी थी। मतलब इसमें उसकी जहाज़ की उस शिप की वर्णन किया जा रहा है जिस शिप से उन लोगों को यात्रा करनी थी। तो बता रहा है नरेटर कि उनकी जो नाव थी, उनका जो शिप था जिसका नाम था वेव वाकर, जो कि 23 मीटर लंबा था और 30 टन वजनी था।
हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके प्रोफेशनल तरीके से मतलब बहुत ही दक्ष तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने महीनों इसको बनाने में लगा दिए थे और टेस्टिंग इट रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना भी खतरनाक मौसम हम लोगों को मिलता था उस मौसम में इसको जांच करने में बिता दिया था। मतलब खतरनाक मौसम, समुद्र में तूफान उठता था, तब वे लोग इस शिप को लेकर समुद्र में उतर जाते थे कि यदि इस शिप के अंदर कोई भी कमी हो, कोई भी टूटने वाली चीज़ हो तो अभी टूट जाए, इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग उतना मजबूत बना सकते हैं। तो उस तूफान भरे मौसम में वो अपनी शिप को लेकर समुद्र में उतर जाया करते थे कि शिप को पूरी तरह से चेक कर लिया जाए, जाँच कर लिया जाए। द फर्स्ट लेग of our planned 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, और जो हम लोगों की यात्रा का प्रथम चरण था, नहीं फर्स्ट लेग मतलब प्रथम चरण था, जो कि 105,000 किलोमीटर की यात्रा का था, पास्ट प्लीजेंटली बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से गुजर गया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो हम लोगों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और जब हम लोग पूर्व की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम लोगों ने 2 सहयोगों को ले लिया, अपने जहाज़ पे सहयोग करने वाले 2 सहयोगों, क्योंकि तब वो पूर्व की तरफ यात्रा करने वाले, तो पूर्व की तरफ के जो समुद्र थे थोड़े खतरनाक थे, तो उस समुद्र में यात्रा करने के लिए उन्हें 2 सहयोगियों की आवश्यकता थी, जिनको उन्होंने हायर किया। कौन कौन से 2 सहयोगी थे? अमेरिकन लैरी, एक लैरी विजिल नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति था, एंड हर्ब सीजलर नाम का एक स्विट्जरलैंड का निवासी था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन, उनको अपनी मदद के लिए रख लिया। कहाँ पे जा रहे थे जब? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, संसार के सबसे खतरनाक समुद्र में वो जा रहे थे। सबसे खतरनाक समुद्र क्या था? द साउदर्न इंडियन ओशन, जो दक्षिणी हिंद महासागर है, वो संसार का सबसे खतरनाक समुद्री एरिया कहा जाता है। वहाँ पे जब वो शिप लेके जाने वाले थे तो वहाँ पे उनको 2 लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता थी, जिनके लिए उन्होंने लैरी विजिल, जो कि एक अमेरिकन था, उसको अपने पास रखा, एंड एक स्विट्जरलैंड का निवासी जिसका नाम था हर्ब सीजलर, उसको अपने पास रखा। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जैसे ही हम लोग केप टाउन से बाहर निकले दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े तूफान, तेज़ आंधी का सामना करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने तेज़ आंधी मतलब केप टाउन से निकलने के 2 ही दिन के बाद उन्होंने तेज़ आंधियों तूफानों का सामना करना शुरू कर दिया। मतलब उस इंडियन ओशन ने बता दिया कि वो संसार का सबसे खतरनाक समुद्री एरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा तूफान आते रहते हैं, हमेशा वहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। और वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गई कि जैसे वो केप टाउन से पूर्व की तरफ थोड़ा आगे बढ़े, 2 ही दिन बाद उनको तूफान से सामना करने को मिल गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो तूफ़ान जो है कुछ सप्ताह तक लगातार चलता रहा, मतलब वो तूफ़ान कुछ सप्ताह तक उनके साथ रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब जो हवाएं तेज़ चल रही थी वो उसके लिए चिंता का कारण नहीं था। गेल्स का मतलब हुआ तेज़ हवाएं, आंधियाँ, तो जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो उसके लिए चिंता का कारण नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों की साइज था, लहरों की जो ऊंचाई थी, वो उसको परेशान कर रही थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई हैज़ आवर मेन मास्ट, और जो हमारा मुख्य मस्तूल था उसमें वो 15 मीटर तक ऊंची थी। December 25 फाउंड्स अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हम लोग 3,500 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और इस भयंकर मौसम के बावजूद भी हम लोगों ने एक अच्छी सी छुट्टियाँ बिताई विद ए क्रिसमस ट्री। मतलब हम लोगों ने इतने ज़्यादा खतरनाक मौसम होने के बावजूद भी
अपना जो 25 दिसंबर था उसको, यानी क्रिसमस को उसके क्रिसमस ट्री के साथ अच्छे से बिताया। द न्यू ईयर्स डे मतलब नए साल का दिन अर्थात 1 जनवरी। सा नो इम्प्रूविंग इन द वेदर मतलब 1 जनवरी के दिन भी मौसम में कोई बदलाव नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं हुआ मौसम, मतलब मौसम वैसे का वैसा ही था जैसा कि उनको कुछ हफ्तों पहले भी मिल चुका था। बट वी रीजनड दैट इट हैज़ चेंज सून, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जल्दी ही बदलेगा और जल्दी ही इसमें बदलाव हुआ। एंड इट डिड चेंज और इसमें बदलाव हुआ फॉर द वर्स, लेकिन वो और बुरा हो गया, मौसम और भी बुरा हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिंजाटिक, और 2 जनवरी की जो भोर थी, यानी डाउन का मतलब है भोर, सुबह का भोर का समय जो होता है, 2 जनवरी की भोर में द वेव्स वर जिंजाटिक, और जो लहरें थीं बहुत ख़तरनाक हो गई थीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें हो गई थीं। वी वर सेलिंग विद ओनली 1 स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिब, और हम लोग केवल इकलौती छोटी सी जिब के साथ, मतलब जिब क्या कहती है, छोटा सा पाल होता है जो तूफानों से उठने वाली जो लहरें होती, उन लहरों को पानी को अंदर आने से रोकता है। एक छोटा सा कपड़े साइज का एक पर्दा सा लगा देते हैं सामने नाव के आगे की तरफ, कि अगर लहरें उठती भी है और अगर वो आगे की तरफ बढ़ती भी हैं तो उस पर्दे से टकरा के वो पानी अंदर ना आने पाए, पानी इधर उधर निकल जाए, तो उसी को यहाँ पे जिब कहा गया है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम लोग उस जिप को लगाने के बाद 8 नॉट की यात्रा पे थे। मतलब वो 8 नॉट्स का मतलब हुआ जैसे हम लोग सड़क पे चलते तो किलोमीटर में नापा जाता है कि मोटरसाइकिल चला रहे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार से समुद्र में जब शिप चलते हैं तो उनकी यात्रा नॉट्स में नापी जाती है कि कितने नॉट वो चलती। तो उस समय उनकी जो जहाज़ थी वो 8 नॉट पर आवर की स्पीड में चल रही थी। And the ship rose as to the top of each wave. We could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे जैसे जो जहाज़ था, मतलब जो हम लोगों का शिप था, वो किसी भी लहर के जब टॉप पे पहुंचता, ऊपर की तरफ पहुंचता, we could see, हम लोग देख सकते थे, endless enormous seas rolling towards us, कि अंतहीन विशाल समुद्र हम लोगों की तरफ दौड़ते हुए चला रहा है। मतलब उस अंतहीन समुद्र में जो वहाँ की लहरें थीं वो हम लोगों की तरफ बढ़ती हुई चली आ रही थी। वो जब जहाज़, मतलब उनका जब शिप था, किसी लहर के साथ जब वो टॉप पे पहुँचता तो वो लहर टॉप पे पहुँचने के बाद वो लोग देखते कि अंतहीन समुद्र में से बड़ी बड़ी लहरें उनकी ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू आवर ईयर्स, और हवा का शोरगुल, जब हवा बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती है, तो उसमें एक अजीब सा बहुत तेज़ सा स्वर होता है। एंड स्प्रे का मतलब ये हुआ जो वहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, वो जब छपाक करके जहाज़ पे गिरती थी तो उसमें से कुछ फुहारें निकलती थी, उन पर गिर पड़ती थी। एंड दैट वाज, मतलब वो जो फुहारें थी, पेनफुल टू आवर ईयर्स, मतलब वो फुहारे और हवा का तेज शोरगुल हम लोग कान के लिए बहुत ही कष्टप्रद था, बहुत ही दुखदायी था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लैश्ड द हैवी मूविंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। टू स्लो द बोट डाउन, अपनी नाव की इस रफ्तार को धीमा करने के लिए, क्योंकि जब तूफान चल रहा था तो नाव उसी के साथ, उनकी जो बोट थी, जो वेव वॉकर थी, वो वेव वॉकर उसी के साथ बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसको धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, जो हम लोगों तूफान को रोकने के लिए जो पर्दा लगा रखा था उस पर्दे को हमने नीचे कर दिया। एंड लेस्ट, और बांध दिया हैवी मूविंग रोप, मतलब जो लंगर डालने की जो मोटी सी रस्सी होती है, उस रस्सी का एक लूप, एक छल्ला बनाकर अक्रॉस द स्टर्न, पीछे बोट के पीछे, यानी जो शिप थी उसके पीछे बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तब हम लोगों ने सब कुछ दोबारा बांधा, यानी उस बोट पे उपस्थित हर वस्तु को, हर चीज़ को उन्होंने रस्सी से बांध दिया और सभी को फिर से चेक किया कि वो दोबारा ठीक से बंधी है कि नहीं बंधी, और नहीं बंधी तो उनको दोबारा फिर से बांधा।
वी वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, attach lifelines, donned oil skins and life jacket and waited. Went through our life raft drill मतलब अपनी जीवन को बचाने वाली जो अभ्यास होता है उसको हमने अभ्यास किया। अटैच लाइफ लाइन्स, और उस अभ्यास में क्या था, अपनी जो एक डोरी होती थी उसे शिप के सहारे बांध दिया। डोन्ड ऑयल स्किन्स, और ऑयल स्किन मतलब एक मोटे कपड़े का एक मोटा सा कपड़ा होता है जो कि जिस पर तेल लगा होता है, जिस पर पानी रुकता नहीं है, उस कपड़े को पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट, और वो जैकेट पहन ली जिसमें हवा भरी होती है। लाइफ जैकेट वो जैकेट होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है कि यदि मनुष्य पानी में गिर भी जाए तो लाइफ जैकेट में भरी हुई हवा उसे डूबने नहीं देती, वो उसे ऊपर की तरफ रखती है। तो उन्होंने उस तेलीय कपड़ा जो पहना था जिसके ऊपर पानी रुकता नहीं था, उस कपड़े के ऊपर उन्होंने लाइफ जैकेट, हवा भरी हुई जैकेट पहन ली। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करने लगे। किस बात की प्रतीक्षा? कि तूफान आए। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। मतलब इंडिकेशन मतलब संकेत होता है, इम्पेंडिंग मतलब घटने वाली, मतलब कोई घटना अगर घटने वाली हो तो उसे इम्पेंडिंग कहते हैं। डिजास्टर मतलब होता है बर्बादी या तूफान। केम एट अबाउट 6 PM मतलब जो तूफान के घटने की जो घटना होने वाली थी, जो प्रक्रिया होने वाली थी, उसका प्रथम संकेत हम लोगों को 6 बजे शाम को आया। विद एन ऑमनियस साइलेंस, उस समय एकदम शांति थी। जैसे लोग कहते नहीं तूफान के पहले की शांति, तो उस समय तूफान के पहले की एकदम से समुद्र में एकदम से उस समय समुद्र एकदम शांत हो गया और उन्हें पता लग गया कि अभी तूफान के पहले की शांति है और अब तूफान आने ही वाला है। विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक ही काला पड़ गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और तब एक तेज सी गुर्राहट हुई। गुर्राहट मतलब लहरों का शोर हुआ, तेज से लहरों का शोर हुआ। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और तब एक बहुत विशालकाय, बहुत ही बड़ा बादल, आफ्ट मतलब पिछले भाग पे, ऑफ द शिप मतलब शिप के पिछले भाग पे बहुत विशालकाय बादल आ गया। विद हॉरर, और तब मैं डर गया। आई रियलाइज्ड, मैंने तभी जब मैं जान पाया तब मैं डर गया। दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि ये बादल नहीं था। मतलब जब जो नरेटर है, जो सेलर था, उसको जब पता लगा कि ये विशालकाय जो पीछे बादल जैसा दिख रहा था नाव के, वो बादल नहीं था, वो कुछ और था, तो वो उसको सोचकर डर गया। ये क्या था? बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। उस समय वो एक लहर थी, ऐसी लहर जिसको उस नरेटर ने, उस जहाज के कैप्टन ने अभी तक नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव। अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये पूरी तरह से खड़ी थी। वर्टिकल का मतलब खड़ी थी, पूरी तरह से खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों की तुलना में दुगनी ऊंची थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और वो अब नीचे की ओर आ रही थी। मतलब अब वो लहर टूट रही थी। ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब अब वो लहर नीचे की तरफ आ रही थी। रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एंड एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, और मतलब वो लहरों का जो शोर था अब वो थंडर मतलब कड़कड़ाहट में बदल गया था। एज स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो हम लोगों के नाव, उस शिप का पिछला हिस्सा था, वो लहर के साथ ऊपर की ओर उठ गया था। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण के लिए हमने ये सोचा कि हम लोग भी इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे, जैसे अन्य लहरों के ऊपर से निकल गए थे। उसी तरह हम नरेटर ने सोचा कि हम लोग भी इस लहर के भी ऊपर से निकल जाएंगे। बट ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और लेकिन एक अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कैसा विस्फोट? यानी लहर की पूरी तरह से टूटकर नाव पे गिरने का विस्फोट हुआ। शुक द डेक, जिसने पूरी तरह से पूरी नाव के जो डेक था, जो नाव का बाहरी हिस्सा था, उसे हिला कर रख दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक
हरे और सफ़ेद पानी हम लोगों की शिप के ऊपर टूट के गिर पड़ा, यानी पूरी शिप पानी से भीग गई, पूरी शिप पे पानी जाके गिरा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जो है जाके व्हील यानी कि पहिए से टकराया। कौन से पहिए से? उस जहाज़ को चलाने वाले स्टीयरिंग से जाके टकराया। एंड आई वॉज अवेयर फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं उस ठोकर से, उस लहर के झटके से हवा में उड़ता हुआ, जहाज़ के ऊपर से उड़ता हुआ जाकर पानी में गिरा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उस लहर में डूबने लगा। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी मृत्यु अब एकदम नज़दीक आ गई है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जब मैं अपने चेतना को खो रहा था, मतलब इसमें नरेटर कह रहा है कि जब वो लहर की ठोकर से जाकर पानी में गिर गया और जब वो अपनी चेतना को खो रहा था, मतलब वो जब बेहोश हो रहा था, तब उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब इसमें इस शिप पर कोई नहीं बचेगा। ए फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और तब मैंने बहुत शांति का अनुभव किया, क्योंकि जब राइटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब जब नरेटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसे एकदम मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु होनी है, तो उसके चेहरे पर, उसके मन में एकदम से शांति आ गई। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनापेक्षित रूप से, माई हेड मेरा सिर, पॉप्ड आउट मतलब बाहर की ओर झांका, ऑफ द वाटर मतलब अनापेक्षित रूप से जो नरेटर था उसका सिर पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ ही मीटर दूर जो वेव वॉकर थी लगभग उलट जाने की, कैप्साइजिंग मतलब लगभग उलट जाने की कगार पे थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका मास्ट जो था हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल पानी के समांतर में हो गया था, पानी के समांतर में ही उसका मास्ट यानी उसका मस्तूल पानी के समांतर में हो गया था, लगभग समांतर में, क्योंकि पूरी तरह से अगर समांतर हो जाता तो नाव पलट जाती, वो शिप पलट जाती, लेकिन लगभग समांतर हो गया था। देन ए वेव हर्डल्ड हर अपराइट, लेकिन अचानक ही एक बड़ी लहर दूसरी तरफ से आई और उस वेव वॉकर ने उस शिप को सीधा कर दिया। हर्डल्ड हर अपराइट, उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ट टॉट, और मेरी जो जान बचाने वाली रस्सी थी उसको मैंने अपने शरीर से बांध रखा था, जर्ड उसको झटका लगा, टॉट मतलब झटका लग के वो एकदम तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम, और मैंने उसकी जो किनारे थे, लोहे के किनारे थे, गार्ड रेल्स का मतलब लोहे के किनारे थे, उसे पकड़ लिया। एट सेल थ्रू द एयर, और हवा में तैरता हुआ, इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के जो मुख्य डंडे जो पाल फैलाने वाला डंडा होता है, जो जिस पे पाल टांगी जाती है, उस डंडे तक मैं हवा में उड़ता हुआ पहुंचा। सब्सिक्वेंस वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और इसके बाद वेव्स मतलब जो लहरों ने टॉस्ड मी उछाला मुझे, अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, तब उस लहरों में मतलब तूफान की जो लहरें इधर उधर से आ रही थी, तब नरेटर को उन लहरों ने इधर उधर उसको उछाला, लाइक ए रैग डॉल, एक चीथड़े की बनी गुड़िया की तरह उसे इधर उधर उछालती रही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाई पसलियाँ थी वो टूट चुकी थी। इसमें नरेटर कहता है माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसलियाँ टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून भरा था, रक्त भरा था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांत थे। मतलब उसमें जब उसको कई बार लहरों ने इधर उधर उठा के पटका, तो नरेटर की जो बाई पसलियाँ थी वो टूट गई थी, और उसके मुंह के कुछ दांत भी टूट गए थे, जिसके कारण उसके मुंह में वो खून और दांत भरे हुए थे। समहाउ किसी तरह। आई फाउंड द व्हील, मैंने उसके स्टीयरिंग यानी पहिए को पकड़ा। लाइंड अप स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव हंग ऑन, और उसे पिछले भाग की तरफ सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और क्योंकि तब अगली लहर आ रही थी और वहीं पे मैं उसकी मतलब उसको उस अगली लहर की प्रतीक्षा करने लगा। मतलब नरेटर कहता है कि किसी तरह वो
इसकी वेव वाकर के स्टीयरिंग तक पहुंचा और स्टीयरिंग तक पहुंचने के बाद उसको एकदम सीधा किया और अगली लहर जो उसके बाद आ रही थी उसकी वो प्रतीक्षा करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी ही पानी था चारों तरफ। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे की तरफ पानी है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि उसके पहिए को, यानी उस नाव के जो स्टीयरिंग थी उस स्टीयरिंग को छोड़कर टू इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच कर सकता कि नीचे पानी कहाँ कहाँ कितना भरा हुआ है। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक जो सामने का दरवाज़ा, यहाँ पे शिप के अंदर जाने का जो दरवाज़ा होता है उसको हैच कहते हैं। तो राइटर कहता है कि द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, कि सामने का दरवाज़ा अचानक से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चीखी कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, और जो नीचे के तल थे, नीचे की जो भाग था वो टूट गया है। और वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोगों शिप में पानी भर रहा है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैंने चीखा कि पहिए को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और तब मैं उस हैच के ढक्कन, मतलब उस दरवाजे के जो हैच जो ढक्कन था उस ढक्कन को पकड़ने की मैंने कोशिश की। और क्या, रेंगते रेंगते वो अंदर की तरफ पहुंच गया। उसने अंदर जाके देखा क्या, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब, वो दो व्यक्ति जिनको राइटर ने केप टाउन से अपने लिए हायर किया था कि वो उसकी मदद करेंगे, वही दोनों लैरी और हर्ब थे। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब जो थे वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पानी को पागलों की भांति बाहर निकाल रहे थे, जल्दी जल्दी पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ी के टूटे हुए तख्ते थे वो इधर उधर लटके और झूल रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवार्ड, और जो बगल का जो भाग होता है, जहाज़ के बगल का भाग, स्टारबोर्ड उसे कहते हैं। तो जहाज़ के बगल का भाग जो है वो अंदर की तरफ फूल गया था, अर्थात बाहर से ठोकर लगने के कारण वो जहाज़ के बगल का जो पटरा था वो पटरा टूटकर अंदर की तरफ फूल गया था। क्लॉथ, क्रॉकरीज, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन द डीप वाटर, और कपड़े, क्रॉकरी मतलब जो चाय पीने के बर्तन सब होते हैं, ये सब, चार्ट्स, टिन एंड टॉयस, यानी सभी चीज़ें। इसमें नरेटर करने का मतलब है कि सभी चीज़ें स्लॉश्ड अबाउट इन द डीप वाटर, कि वो पानी में बाहर की तरफ डूब रही थी, चली गई थी। आई हाफ स्वम्ब हाफ क्राउल्ड, मैं आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में, बच्चों के उस जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सब सही हो। यस, हाँ। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम द अपर बंक, मतलब जहाँ पे वो सोते थे उसके ऊपरी वाले भाग से उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड्स हर्ट बिट सेड सू, यानी सुजैन जो लड़की थी नरेटर की, उसने कहा बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आइज, उसने अपने आँखों के ऊपर एक बड़े से उभार को दिखाते हुए, इशारा करते हुए ये चीज़ कही कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास उसके उभार भरे हुए सिर के लिए मेरे पास उसके उभार भरे हुए सिर पर चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि शिप में पानी भर रहा था और उसे जल्दी शिप को ठीक करना था, अदरवाइज़ पूरी शिप डूब जानी थी। तो इसीलिए उसे अपनी लड़की के जो सर पे चोट लगी थी उस सर पे उसे चिंता करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग हैमर्स, स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और वहाँ पे हथौड़ा, कुछ पेंच यानी कीलें और कैनवास मतलब एक मोटा कपड़ा जो वाटरप्रूफ कपड़ा होता है उसको लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं उस स्थान पे पहुँच गया जहाँ पे नाव टूटी हुई थी, जहाँ पे लैरी और हर पानी निकाल रहे थे। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, जहाँ पे वहाँ पे जो
जो बगल का, वहाँ पे जो नाव का बगल का भाग पूरी तरह से खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव एंड दैट ब्रोक ओवर अस। और प्रत्येक लहर के साथ उसमें से पानी हम लोगों के ऊपर अंदर आ रहा था, गिर रहा था। ए वी कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और यदि मैंने उसकी मरम्मत नहीं की तो हम लोग निश्चित ही डूब जाएंगे। ये नैरेटर ने सोचा कि यदि उस टूटे हुए भाग की उन्होंने कोई मरम्मत नहीं की, क्योंकि जितना पानी वो निकाल रहे थे उससे ज़्यादा पानी लहर से ठोकर जब लगती थी तो उसके उस टूटे हुए भाग के माध्यम से अंदर आ जाता था। तो स्टूडेंट्स, अब अभी के लिए बस इतना ही। अभी आप इतना ही समझिए कि वो जो नैरेटर था, जो विश्व भ्रमण पे निकला था, उसकी शिप लहरों के तूफान के कारण टूट चुकी थी। अब उसमें पानी भर रहा था और अब उस पानी को निकालने के लिए वो प्रयासरत था, उस टूटे हुए भाग को जोड़ने के लिए प्रयासरत था। और इसी के साथ इस लेसन को मैं अभी रोकता हूँ। ये पहला पार्ट हमारा अभी समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द ही आएगा, क्योंकि ये लेसन इतना लंबा है कि यदि मैंने इसे एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश की तो वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप इसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाएंगे। तो यदि आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखा हो, समझा हो, तो इसे लाइक कर दीजिए और उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको वास्तव में इस वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मेरे नए व्यूवर्स जो मेरे वीडियो लेक्चर पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा अगला वीडियो लेक्चर आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सके। तो टिल देन, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।